हम पलकों के लैमिनेशन में जटिल और दिलचस्प मामलों की चर्चा कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम व्लादा है और आज इस वीडियो में हम मेरी प्रैक्टिस के कुछ दिलचस्प मामलों को विस्तार से समझेंगे। पहला मामला है नीचे की ओर बढ़ने वाली पलकों का, जिनकी लंबाई काफ़ी छोटी है। ऐसी पलकों के साथ काम करना, खासकर जब वे छोटी हों, कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत उन पलकों के जो नीचे की ओर बढ़ती हैं लेकिन लंबी होती हैं, क्योंकि लंबी पलकों में ज़्यादा संपर्क बिंदु होते हैं, पकड़ मजबूत होती है। क्लाइंट की इच्छा थी कि पलकों को अधिकतम उठाया जाए और सबसे पहले मैं आपको ऐसी पलकों पर की गई असफल प्रक्रिया दिखाऊंगी। ऐसे काम के लिए मैंने डॉली ब्रांड के वॉल्यूम पैड्स लेने का फैसला किया और ख़ास तौर पर ब्राज़ीलियन डॉली। अभी इस तरह के पैड्स का आकार बहुत बहुत लोकप्रिय है और आप इन्हें लगभग हर देश में पा सकते हैं। कम से कम हमेशा इन्हें चीन से मंगवाया जा सकता है और हर ब्रांड में ऐसे पैड्स का नाम अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर हम यूरोपीय ब्रांड मैक्सिमोवा की बात करें तो वहाँ ऐसे पैड्स को मून कहा जाता है। हमारे यहाँ रूस में इन्हें नए डॉली या ब्राज़ीलियन डॉली कहा जाता है। आप अपने देश में ऐसे पैड्स को सिर्फ उनकी बनावट देखकर ढूंढ सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि वह किस ब्रांड का है या उसका नाम क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये बहुत आम है। ये वही पैड्स हैं जिनका आकार क्लासिक पुराने पैड्स जैसा होता है, डॉली लैशेस की तरह, लेकिन ये ज़्यादा नरम, आरामदायक और सुविधाजनक सिलिकॉन से बने होते हैं। इन पैड्स की खासियत क्या है? इनमें सबसे पहले तो अलग अलग साइज होते हैं, लेकिन हर साइज में भी अलग अलग मोटाई होती है। उदाहरण के लिए क्लासिक पैड्स में आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि चीज़ों में एस, एम और एल साइज होते हैं, है ना? लेकिन इन पैड्स की पूरी रेंज में एस साइज है और एस प्लस भी उपलब्ध है, एम साइज है और एम प्लस भी दिया गया है और इसी तरह आगे के सभी साइज भी मौजूद हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? सिर्फ एस साइज बहुत ही सीधा और सपाट होता है, वहीं एस प्लस साइज में आपको ज़्यादा मोटाई और उभार देखने को मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही साइज बिल्कुल एक ही तरह की पलकों पर इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं। लेकिन इनमें से एस साइज आपकी पलकों को काफ़ी ज़्यादा लिफ्टिंग इफेक्ट प्रदान करता है। इसका असर ज़्यादा सपाट कर्ल जैसा होता है, जबकि एस प्लस साइज ज़्यादा गोल होता है, यानी ज़्यादा नेचुरल गोलाई वाला साइज है। इसीलिए मुझे ये पैड्स बहुत पसंद हैं। इन्हें अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से चुना जा सकता है। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इन पलकों के साथ काम करने के लिए मैंने एम प्लस साइज चुनने का फैसला किया और ये एक बड़ी गलती थी। प्लस वाला साइज ज़्यादा वॉल्यूम वाला होता है। मैंने खास तौर पर यही क्यों चुना? अगर हमारी पलकें प्राकृतिक रूप से नीचे की ओर हैं और हम उन्हें बहुत ज़्यादा ऊपर उठा देते हैं, तो ये जो कोण बनता है, कर्ल में बदलाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। जब पलकों के नवीनीकरण का चरण शुरू होगा, तो कुछ पलकें बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर उठी हुई होंगी, कुछ पलकें नीचे की ओर झुकने लगेंगी। सच कहूँ तो यहाँ मैं बस डर गई थी कि क्लाइंट को असुविधा होगी। यही है पलकों के नवीनीकरण का चरण। इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम वाला, ज़्यादा गोल आकार का रोलर चुना ताकि इस नवीनीकरण को थोड़ा संतुलित किया जा सके। क्योंकि अगर हम कर्ल थोड़ा ज़्यादा नेचुरल बनाते हैं, कम ऊपर की ओर उठने वाला, कम लिफ्टिंग वाला, ऐसा कह सकते हैं, तो नवीनीकरण का चरण हमारे लिए आरामदायक रहता है। लेकिन यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी और जाहिर है उसने मुझे तुरंत कह दिया कि यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा वह चाहती थी। आइए अब हम परिणाम को देखें। कुल मिलाकर क्लाइंट को यह काम पसंद नहीं आया। अब आइए इस काम के सफल निष्पादन को देखें। हमें किस तरह का परिणाम चाहिए? सबसे पहले खुद पलकों का उठाव बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी यह एक अच्छा स्पष्ट लिफ्टिंग इफेक्ट होना चाहिए। दूसरा, हमें हर एक पलक पर पूरी तरह से काम करना चाहिए। इस काम के लिए मैंने वही डॉली वॉल्यूम पैड्स लिए, लेकिन इस बार बिना प्लस के, यानी बिना वॉल्यूम के। ये पैड का एक ज़्यादा सपाट वेरिएंट था और यही सही विकल्प था। इसके कारण पलकों का उठाव बहुत मजबूत हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा क्लाइंट चाहती थी। लेकिन यहाँ हमारे सामने एक और स्थिति आ गई। क्लाइंट अपनी हर एक पलक को ध्यान से देखती है। लगभग सभी लोगों में मुख्य पलकों की पंक्ति के अलावा ऊपर की ओर भी कुछ पलकों की पंक्ति होती है, यानी ये वे पलकें हैं जो उस जगह पर उगती हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। वे सीधा पलक पर उगती हैं। और बात यह है कि लैमिनेशन प्रक्रिया में हम इन पलकों को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मुख्य पलकों की पंक्ति है ना, जहां हम पैड लगाते हैं, और पलक
उदाहरण के लिए यहाँ उगती है यानी बहुत दूर, और हम उसे अलग से लैमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इवन अगर हम पैड को पूरे पलकों की पंक्ति के हिसाब से सही जगह रखें, ऐसा होता है कि पैड सीधा उस पलक पर आ जाता है और अक्सर हम उसे बस ढक ही देते हैं और हमें वह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, या फिर उसका एक छोटा सा सिरा बाहर निकल सकता है। और अगर हम उसे पैड पर भी ले लें और उसे भी लैमिनेट करने की कोशिश करें, आप समझ रहे हैं, यहाँ पलक सीधी ही रहेगी और यहाँ एक छोटा सा सिरा है जो बस वहाँ किसी तरह गलत तरीके से मुड़ जाएगा। और दूसरी स्थिति ये है कि अगर हम पैड को इस ऊपरी पलक के हिसाब से सही जगह पर रखें, तो हमारी सारी मुख्य पलकों की पंक्ति गलत तरीके से उठेगी, गलत तरीके से लैमिनेट होगी, क्योंकि पैड यहाँ रखा होगा और हमारी पलकें यहाँ होंगी। यानी ये जो बड़ा खाली स्थान है, ये पलकों को सही तरीके से उठने नहीं देगा। लगभग सभी लोगों में ऐसी पलकें होती हैं और यह सामान्य है। अगर ऐसी पलकों की संख्या 10 तक है तो हम मास्टर के रूप में उन्हें बस आइसोलेट कर देते हैं, ढक देते हैं और प्रक्रिया में शामिल नहीं करते। जैसा कि हम देख सकते हैं, पलकों की पूरी मुख्य पंक्ति बहुत अच्छे और सही तरीके से उठी है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पीछे मुख्य पलकों के पीछे सीधी पलकें हैं। और हमें याद है, हमारी क्लाइंट दोनों आंखों से देख रही है और हर एक पलक का मूल्यांकन कर रही है। बिल्कुल उन्हें ये पसंद नहीं आई। देखिए, यहाँ हमारे सामने एक और कठिनाई है। कभी कभी मुख्य पलकें इतनी घनी होती हैं कि वे अच्छी तरह से ढक लेती हैं। ये वही ऊपर की पलकें हैं जो कहीं ना कहीं पलकों पर उगती हैं। और असल में जब इंसान आईने में देखता है तो अपनी कुछ अतिरिक्त पलकों को देख भी नहीं पाता। यहाँ हमारे पास दुर्भाग्यवश पलकों की इतनी घनता नहीं है कि इन ऊपर की पलकों को छुपा सके। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये ऊपर की पलकें सच में बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। या फिर 2-3 पलकों के लिए एक और लैमिनेशन प्रक्रिया करवाई जा सकती है, जो कि सिद्धांत रूप में संभव है। कुछ मास्टर्स उन्हें काट देते हैं या उखाड़ देते हैं। ये तो बिल्कुल ही भयानक है। मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन सिद्धांत रूप में अगर क्लाइंट कहती है कि काट दीजिए, हटा दीजिए, तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ऐसी कहानी है जो वास्तव में हमें यह सिखाती है कि ज़रूरी है कि हम सही तरीके से ज़रूरत को पहचानें। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बस प्रक्रिया के लिए आ जाते हैं और जैसे भी हो, मेरी पलकों को थोड़ा ऊपर उठा दीजिए। हाँ, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्पष्ट सोच के साथ आते हैं कि वे किस तरह का परिणाम पाना चाहते हैं। और अगर आप समझते हैं कि ये वही क्लाइंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से समझें कि क्लाइंट क्या चाहता है। यहाँ असल में तुरंत समझा जा सकता था कि क्लाइंट को वाव चाहिए, क्लाइंट को तुरंत बहुत ही आकर्षक लिफ्ट चाहिए थी। और इसलिए जो मैंने शुरुआत में प्लस वाला यानी ज़्यादा वॉल्यूम वाला वॉलिक लिया, वह निश्चित रूप से एक गलती थी। दूसरी कहानी जो मेरी एक छात्रा के साथ हुई, और ये कहानी ठीक उसी विषय पर है कि कैसे सही से क्लाइंट की इच्छा को सुना जाए। आइए प्रक्रिया से पहले की पलकें देखें। यह भी हमारे पास सीधी या यहाँ तक कि नीचे की ओर बढ़ने वाली पलकें हैं, जिनमें बिल्कुल भी प्राकृतिक कर्ल नहीं है और पलकों की लंबाई भी ज़्यादा नहीं है। असल में पहली कहानी और दूसरी कहानी दोनों में शुरुआती स्थिति बहुत मिलती जुलती है। ये मेरी छात्रा का काम है जिसने मुझे लिखा था, व्लादा। मैंने प्रक्रिया की, लैमिनेशन किया, सब कुछ तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन क्लाइंट को पसंद नहीं आया और वह दोबारा करने के लिए कहती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या दोबारा करना है। ये वे तस्वीरें हैं जो मेरी छात्रा की क्लाइंट ने लैमिनेशन के 1 हफ्ते बाद भेजी थीं। अब 1 हफ्ता बीत चुका है, ध्यान दीजिए, है ना? आइए देखें यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा बेहतरीन परिणाम दिख रहा है। हाँ, अगर चाहें तो पलकों में थोड़ी कमी निकाल सकते हैं जो थोड़ी सी तरफ को हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये लैमिनेशन के 1 हफ्ते बाद की बात है। साधारण सी बात है, क्लाइंट ने आंखें खुजाली होंगी और अब पलकों का थोड़ा सा रुख बदल गया है। मेरा मानना है कि अगर इन्हें कंघी कर दिया जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हाँ, और असल में क्लाइंट की शिकायत भी इन पलकों से नहीं है जो थोड़ी सी तरफ को हैं, बल्कि असल में कर्लिंग से है। क्लाइंट आखिरकार मेरी छात्रा के पास सुधार के लिए, इसको ठीक कराने के लिए आई। और अब आगे मेरी छात्रा के शब्दों में, प्रक्रिया को बहुत सपाट आकार के वॉलिक पर, डॉली एस वॉलिक पर दोबारा किया गया। नतीजा लगभग बिल्कुल भी नहीं बदला, क्योंकि देखिए मेरी छात्रा ने किस वॉलिक पर यह काम दोबारा किया था। बहुत सपाट वॉलिक पे जो सीधा अच्छा लिफ्टिंग देता है, इफेक्ट। और हमारे पास वैसे भी पहले से ही अच्छा लिफ्टिंग है,
तो मतलब और भी ज़्यादा कहाँ तक पलकों को उठाना है, मुझे नहीं पता, कहाँ। और ठीक इसी सुधार में असली जवाब था। क्योंकि क्लाइंट ने कहा कि वह कर्ल चाहती है, लेकिन उसकी पलकें, जैसा कि उसने कहा, डंडों की तरह सीधी दिखती हैं। और यहीं पर सच कहूँ तो मुझे समझ में आया, क्योंकि क्लाइंट को लिफ्टिंग इफेक्ट की ज़रूरत नहीं थी। वह चाहती थी बिल्कुल गोल सा कर्ल, मतलब बस ऐसा ही, बस झट से। और ऐसा ही कर्ल ताकि पलकें गोल गोल दिखें। यहाँ कैसे काम करना चाहिए था? लेना चाहिए था गोल वॉलिक, उदाहरण के लिए इनले के गोल वॉलिक, उदाहरण के लिए MIA प्रो लैशेस राउंड रोलर्स, सही आकार, शायद यहाँ साइजेस या साइजेम मिल जाए, और ग्राहक को बिल्कुल वैसा ही कर्ल दें, गोल। संक्षेप में कहें तो मेरे छात्र ने वास्तव में बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त किया है, और अधिकांश ग्राहक ऐसे परिणाम से प्रसन्न होंगे। लेकिन उस लड़की की चाहत कुछ और थी, उस लड़की की चाहत कर्ल। तो यह एक और कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि ग्राहक की इच्छाओं को बहुत सटीक रूप से पहचानना महत्वपूर्ण है। यह वास्तव में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ग्राहक हमेशा सरल भाषा में यह नहीं समझा पाते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। और यह वास्तव में सामान्य बात है, क्योंकि ग्राहक पेशेवर नहीं होते। वे आपको यह नहीं बता सकते कि मुझे एक गोल रोलर चाहिए, मुझे गोल कर्ल चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सर्वे करें और ये जानकारी पता करें। अगली कहानी मेरी एक स्थायी मॉडल के बारे में है, जिसे वास्तव में हर परिणाम बहुत पसंद आता था। और इस लड़की के साथ मैंने काफ़ी सारी प्रक्रियाएं की हैं। मैंने उसे कई बार शूट किया, उसकी तस्वीरें लीं, और मैंने हमेशा अलग अलग रोलर्स, अलग अलग सामग्रियों पर काम किया और अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया। इसलिए कहा जा सकता है कि मेरी सारी कृतियाँ, उसके साथ सब कुछ अच्छा रहा, उसे हमेशा सब कुछ पसंद आता था, वो हमेशा वापस आती थी। लेकिन इस काम के उदाहरण से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे पलकों की क्षमता को अलग अलग तरीकों से उजागर किया जा सकता है। आइए हम स्रोत को देखें। अनुभवी मास्टर पहले से जानते हैं कि लाल रंग की पलकें कुछ खास कठिनाइयां रखती हैं। अपनी संरचना के कारण लाल बाल बहुत घने होते हैं, और यूं कहें तो इन पलकों को अच्छी तरह से उठाने के लिए इन्हें एक विशेष तकनीक से प्रोसेस करना पड़ता है। यानी लैमिनेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान्य उत्पाद इन पलकों पर काफी धीमे और कम असर करते हैं। आइए हम पहली कृति को देखें। यहाँ मैं प्रक्रिया को सबसे क्लासिक तकनीक में कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पलकों को वॉलिक पर लगाती हूँ। लेकिन यहाँ यूं कहें तो मेरी पहली छोटी सी गलती ये थी कि मैंने जेल गोंद लिया। जेल गोंद के साथ अक्सर पलकों को लगाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह पहले उत्पाद के असर को थोड़ा धीमा कर देता है। ब्रांड के अनुसार यूं कहें तो ये धीमापन अलग अलग हो सकता है। कुछ ब्रांड्स पहले उत्पाद की प्रक्रिया को बहुत ही थोड़ा धीमा करते हैं, जबकि कुछ अन्य बहुत गाढ़ी तैलीय परत बना देते हैं, जिसके आर पार पहला उत्पाद बहुत मुश्किल से गुजरता है। अधिकतर मामलों में आप आराम से जेल गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा। बस हम पलकों को तैयार होने पर जांचते हैं, समझते हैं कि कब उत्पाद ने असर किया है, और बस। लेकिन यहाँ जब हमारे पास पहले से ही जटिल बेस है और हम ऐसा गोंद लेते हैं जो पहले उत्पाद की प्रक्रिया को और धीमा कर देता है, तो निश्चित रूप से पहला उत्पाद बहुत खराब, बल्कि बहुत धीरे काम करेगा। यानी बस इस लड़की के साथ काम करते समय पहले उत्पाद को बहुत देर तक लगाए रखना पड़ेगा। मैंने ऑफ सेंटर वॉल्यूम पैड्स का इस्तेमाल किया। ये लश शेड ब्रांड है, और यहाँ यानी ये खास तौर पर अच्छे लिफ्टिंग के लिए वॉल्यूम पैड्स हैं। मैंने ऐसा पैड चुना ताकि पलकों की सारी लंबाई पैड की सतह पर 100% आ जाए। पहला उत्पाद, मैं इसे ठीक उसी जगह लगाती हूँ जहाँ कर्ल बनता है। आप इसे साइड से देख सकते हैं कि ठीक वहीं जहाँ मेरे पास ये घेरा है, पहले घेरा आता है, फिर सीधी सतह। मैं ठीक इसी घेरे पर पहला उत्पाद लगा रही हूँ। मुझे चाहिए कि पलक इस घेरे की आकृति को याद रखे, और ठीक इसी वजह से मेरी पलक पर लंबे समय तक कर्ल बना रहता है। यानी पलक पैड की आकृति को बाल के अंदर के बंधनों के पुनर्निर्माण के कारण याद रखती है। आइए अब हम परिणाम देखें। काफी अच्छा हुआ है। हाँ, पलकों में उठाव आ गया है, पलकें गहरी और रंगी हुई हैं। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक है। अगर लड़की मस्कारा भी लगा ले तो और भी शानदार लगेगा। लेकिन याद है मैंने पलकों की क्षमता के बारे में बात की थी। ये वह काम है जहां पलकों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है। ये बस एक सामान्य लैमिनेशन है, बिल्कुल औसत दर्जे का।
लेकिन इन पलकों पर इससे कहीं बेहतर किया जा सकता है, और यह मैंने कोरियन लेमिनेशन तकनीक से समझा। कोरियन तकनीक में हम पहला मिश्रण सीधी बिना किसी चीज के पलकों पर लगाते हैं, और यह इन जैसी पलकों के लिए बहुत बड़ा फायदा और प्रमुख विशेषता है। तो चलिए हम दोनों स्थितियों की तुलना करते हैं। पहले काम में मैंने जेल जैसे तैलीय गोंद की एक परत लगाई थी, और पहला मिश्रण सबसे पहले गोंद के अंदर प्रवेश करता है। यह गोंद की उस परत से होकर गुजरता है और फिर ही पलक तक पहुंचता है। यानी हमें कुछ समय इस बात में लगाना पड़ता है कि मिश्रण पहले गोंद से होकर गुजरे। तो कोरियन तकनीक में क्या होता है, हम पैच से निचली पलकों को अलग करते हैं और पहला मिश्रण पूरी तरह से सीधी पलकों पर लगाते हैं। हमारे पास गोंद की कोई परत नहीं होती। पहले मिश्रण के लिए पलकों तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। इसी वजह से यह पलकों पर कहीं बेहतर, अधिक गुणवत्ता के साथ और तेजी से असर करता है। कोरियन तकनीक के लिए भी मैं ऑफसेट सेंटर वाले रोलर्स का इस्तेमाल करती हूँ। ये रोलर्स एक ब्रांड के हैं, कटिया विनोग्रादोवा। मैं पलकों को रोलर पर सेट करती हूँ और उसके बाद ही दूसरा मिश्रण लगाती हूँ। इसके बाद मैं पलकों को रंगती हूँ और रोलर्स हटा देती हूँ। और देखिए जो परिणाम आया है, यानी कि पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया में बस जमीन आसमान का फर्क है। कोरियन तकनीक में पलकें देखने में कहीं ज्यादा लंबी लगती हैं। ये सचमुच वाव रिजल्ट है, पहले और बाद में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, ऐसा ही मिलता जुलता परिणाम आप किसी भी तकनीक, यहाँ तक कि क्लासिक तकनीक में भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बस इतना जरूरी है कि आपको दूसरा गोंद चुनना होगा और पहले मिश्रण को ज्यादा समय तक लगाना होगा। अगर आप चमकदार, उच्च गुणवत्ता वाला लैमिनेशन करना सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग में आमंत्रित करती हूँ। वहाँ हम लैश लैमिनेशन की 2 तकनीकें सीखते हैं। आपके पास 9 डेमो मॉडल्स होंगे, जिनकी पलकें एकदम अलग अलग तरह की होंगी। नीचे की ओर बढ़ने वाली, अपने कर्ल के साथ, उम्रदराज पलकों वाली। 12 सैद्धांतिक पाठ हैं, जिनमें पलकों के लैमिनेशन की बहुत गहरी और विस्तृत थ्योरी दी गई है। हम इसमें गहराई से उतरते हैं। प्रक्रिया की केमिस्ट्री, सामग्री और अलग अलग सामग्रियों के साथ काम करने में कुल मिलाकर ये बहुत व्यापक है। विस्तृत प्रशिक्षण सारी जानकारी विवरण में या पिन किए गए कमेंट में है। चौथी कहानी बहुत ही दिलचस्प पलकें हैं। आइए पहले पलकों को देखें। हम देख सकते हैं कि वे दिखने में बहुत ऐसी हैं, उलझी हुई। हाँ, ये आपस में बिल्कुल उलझ रही हैं। और जाहिर है यहाँ ग्राहक की उम्र को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये उम्रदराज पलकों और उम्रदराज पलक की त्वचा है, यानी खुद पलक बहुत ही मुलायम है और हमें वॉलिक चुनते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही पलकों की लंबाई भी काफी ज्यादा है। तस्वीरों में पहले यह ज्यादा दिखाई नहीं देता क्योंकि उनमें ज्यादा घुमाव नहीं है, और हम समझते हैं कि जब हम लंबी पलकों के साथ काम करते हैं तो सही घुमाव चुनना बहुत जरूरी है, ताकि पलकें हड्डी से न टकराएं। खासकर जब पलकों पर झुकाव होता है, जब त्वचा ज्यादा होती है, या जब भौं की हड्डी काफी नीचे स्थित होती है, हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। वॉलिक चुनने के हमारे क्या मानदंड हैं? सबसे पहले ये त्वचा है। त्वचा उम्रदराज है, और ताकि क्लाइंट को प्रक्रिया के दौरान आरामदायक महसूस हो, यह जरूरी है कि वॉलिक नरम और आरामदायक सिलिकॉन से चुना जाए। सिलिकॉन, साथ ही ताकि कोई अतिरिक्त खिंचाव न हो। बाहरी और भीतरी कोनों के क्षेत्र में यह जरूरी है कि एनाटॉमिकल वॉलिक चुने जाएं। एनाटॉमिकल क्या होते हैं? ये वे वॉलिक होते हैं जो आंख की गोलाई को अच्छी तरह दोहराते हैं, और हम ऐसे वॉलिक के साथ बहुत उभरी हुई आंखों पर भी काम कर सकते हैं। कुछ वॉलिक ऐसे होते हैं जो एनाटॉमिकल नहीं होते और वे बिल्कुल सपाट सपाट होते हैं। अक्सर ऐसे सपाट वॉलिक बाहरी कोनों पर खिंचाव डालते हैं, क्योंकि हम उन्हें घुमाने की कोशिश करते हैं जब हम पलकों को वॉलिक पर रखते हैं। लेकिन वॉलिक अपनी सीधी स्थिति में लौटने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे पलकों और पलक की त्वचा को दबाते और खींचते हैं। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए, इसलिए हमें एनाटॉमिकल वॉलिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस काम के लिए मैंने काटिया विनोग्रादोवा के वॉलिक चुने हैं। मैं इन्हें आकार के अनुसार चुनती हूँ, ताकि पलकों के बाल वॉलिक की एक 100% सतह को ढक लें। पलकों के बाल बहुत लंबे और खूबसूरत हैं। मैं पहला कंपाउंड लगाती हूँ। सबसे पहले मैं कंपाउंड को मुख्य क्षेत्र पर लगाती हूँ। ये ठीक निचला तिहाई हिस्सा है जहां मेरी मोड़ने की बिंदु स्थित है। प्रक्रिया से पहले पलकों के बाल बहुत उलझे हुए थे, इसलिए मैं पहला कंपाउंड पूरे बालों पर फैलाती हूँ, यानी पलकों की पूरी लंबाई पर। तो एक बार फिर
मेरे पास कंपाउंड लगाने का मुख्य क्षेत्र है और वहाँ मैं उदाहरण के लिए 10 मिनट तक रखती हूँ और फिर 1 से 2 मिनट के लिए मैं कंपाउंड को पूरी पलकों पर फैला देती हूँ ताकि उन्हें थोड़ा सीधा किया जा सके। इसके बाद मैं पहली कंपाउंड को पलकों से हटा देती हूँ और दूसरी कंपाउंड लगाती हूँ। दूसरी कंपाउंड ये वहाँ लगनी चाहिए जहाँ पहली कंपाउंड लगी थी और पहली कंपाउंड मैंने पूरी पलकों पर लगाई थी। इसी वजह से दूसरी कंपाउंड में जड़ों से लेकर सिरों तक हर जगह लगाती हूँ। इसके बाद पलकों को रंगा जाता है और मैं आखिरकार वॉल्यूम पैड्स हटा देती हूँ। और बस देखिए हमारे पास कितना शानदार परिणाम आया है। इसकी वजह ये है कि हमने पहली कंपाउंड को फैलाया था जिससे पलकों की सिधाई एकदम तार जैसी और बहुत लंबी हो गई। अब प्रक्रिया से पहले और बाद की तुलना देखिए और प्रक्रिया से पहले हमें तो यह भी अंदाज़ा नहीं था कि क्लाइंट की इतनी लंबी और खूबसूरत पलकें हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स में लिखिए कि आपने कौन-कौन सी जटिल परिस्थितियों का सामना किया है और मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ सलाह या सिफ़ारिशें भी दूँगी, चाहे वो काम की तकनीक को लेकर हो या क्लाइंट से संवाद को लेकर। लिखिए, मुझे आपकी कहानियाँ सुनकर खुशी होगी।